नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ हैं विद्यानाथ। क्या सेना प्रमुख की नियुक्ति को धर्म से जोड़ना चाहिए? क्या सेना प्रमुख की नियुक्ति को सांप्रदायिक रंग देना चाहिए? आप में से हर कोई इसका जवाब ना में देगा, लेकिन सियासी दलों को सेना का सम्मान भी नहीं करना आता। आर्मी चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति पर जो बातें कही जा रही हैं, उससे ऐसा ही कुछ पता चलता है। बारह लाख से ज्यादा जवानों की फौज, जिसका एक ही धर्म है भारतीयता, जिसका एक ही मकसद है देश की हिफाजत। चुनौती चाहे दुश्मन देश की हो या कुदरती, भारत की सेना हर मुश्किल के हालात में सबसे आगे रहती है। लेकिन अब उसी सेना को धर्म से जोड़ा जा रहा है। सेना प्रमुख के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति को महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पुनेवाला ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। शहजाद पुनेवाला ने ट्वीट किया, अगर मोदी ने बिना बारी के बिपिन रावत को आर्मी चीफ नहीं नियुक्त किया होता तो बख्शी के बाद हैरिस आर्मी चीफ बनते। इस तरह हैरिस पहले मुस्लिम सेना प्रमुख होते, लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते थे। अब शहजाद पुनेवाला जो कह रहे हैं, जरा उसे भी समझ लीजिए। शहजाद के मुताबिक अगर दो अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हैरिस की सीनियोरिटी को नजरअंदाज कर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख नहीं बनाया जाता तो प्रवीण बख्शी के बाद पीएम हैरिस सेना प्रमुख बन जाते, यानी वो सेना प्रमुख बनने वाले पहले मुस्लिम होते। लेकिन शहजाद को शायद ये नहीं पता कि एक सैनिक हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वो सिर्फ भारत का सपूत होता है। शहजाद को अगर ये पता होता तो वो सेना प्रमुख की नियुक्ति को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ते। हालांकि औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने शहजाद पुनेवाला के ट्वीट से पल्ला झाड़ दिया है। Shehzad Poonawala used to be my intern, used to work with me, and I think it is absolutely inappropriate, with all due respects to him, to try and bring religion into these appointments. कांग्रेस शहजाद पुनेवाला की दलील को भले ही गलत बता रही हो, लेकिन सीनियोरिटी के मसले पर वो भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपने और आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने किन कारणों से जो 3 आला जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हरीज और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नेगी, उनको क्यों सुपरसीड किया है? हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जनरल रावत जिनको बनाया गया उनमें सब खूबियां हो सकती हैं, पर हर संस्था की एक अपनी मर्यादा होती है, अपनी परंपरा होती है, और फौज की यह मर्यादा सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व भर में यह है कि जो सीनियरिटी है उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल का पालन किया जाए। दूसरी तरफ सरकार अपने फैसले को सही बता रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सबसे सक्षम है। आर्मी चीफ के लिए तमाम दावेदारों में वो सबसे अधिक योग्य है। बिपिन रावत को अशांत क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। बिपिन रावत 30 साल से अलग अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, उस तरह से वो राहुल गांधी उनको डिक्टेट करें और नॉनसेंस और न्यूसेंस कहते रहे, तो वो तो अब है नहीं। 2.5 साल से ज़्यादा बीत गया, वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं और जो भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया उसके तहत सरकार कर रही है, उसमें जो है वो 10 जनपद के अनुमति की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सेना से जुड़े लोगों का कहना है कि नियुक्ति पर विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचते हैं, वो 5 सिलेक्शन बोर्ड जो बड़े सख्ती से किए जाते हैं उनके थ्रू आ चुके हैं, तो सब के सब कॉम्पिटेंट होते हैं, सब के सब अपने फील्ड में प्रोफेशनली आउटस्टैंडिंग होते हैं। लेकिन सरकार जब चीफ को अपॉइंट करती है, पहली बात तो कोई नियम नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट अपॉइंट किया जाएगा। ये कन्वेंशन जरूर है, प्रथा है। इसको पहले भी सरकार ने तोड़ा है, कांग्रेस ने ही तोड़ा था 1983 में, और एयरफोर्स नेवी में तो शायद एक बार से ज्यादा इसका उल्लंघन किया गया है। तो इसको रूल के हिसाब से कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक ऐसा विवाद है जिस पर जितनी जल्दी फुल स्टॉप लग जाए, देश और सेना के लिए उतना बेहतर होगा। उधर जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमले के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 3 शहीदों को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगे में लिपटे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर आज पंपोर से श्रीनगर लाए गए। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू समेत सेना के कई अधिकारियों ने महाराष्ट्र के शहीद
सौरभ नंद कुमार, केरल के शहीद रातीश और झारखंड के शशिकांत पांडे को श्रद्धांजलि दी। पंपोर आतंकी हमले में शहीद शशिकांत पांडे झारखंड के धनबाद के रहने वाले थे। घर में उनकी शादी की तैयारी हो रही थी। परिवार ने शहादत पर गर्व जताया है। देश के लिए अपना जान कुर्बान दिया है। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे देश उजियाला रहेगा, हम उजियाला रहेंगे। देश का क्षति होगा तो हमारा भी क्षति है। देश के लिए गया है। और बहुत मतलब एडुकेटेड भी था, पढ़ने में भी बहुत तेज था और वो अपने माँ और बाप के बारे में बहुत सोचता था कि क्या करेंगे तो माँ पापा आगे चलकर खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। इस साल अब तक आतंकी हमलों और आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 70 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए। 18 सितंबर को उरी में हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए। 25 जून को पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 8 जवान शहीद हुए। श्रीनगर में श्रद्धांजलि के बाद पंपोर के 3 अमर शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिए गए हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले की वजह से कई नेता भिखारी हो गए। गोवा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली के दौरान मनोहर पर्रिकर ने यह भी कहा कि नोटबंदी की वजह से कई नेताओं को हार्ट अटैक भी आया। बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि हार्ट अटैक नोटबंदी की वजह से नहीं आया। 5-6 मोदी ताजेर संविधान साईन केले 5-6 हजाराची नोटी काय त्यावेळेला अनेक पॉलिटिशियन एका दिवसा भितर भिकार जाले। एकट्याक हार्ट अटॅक आयलो। हार्ट अटॅक येता फक्त काय दुखताले पण ते तो 8 तारखेक को जालो तो म्हाका पयल्या दिसाक हॉस्पिटलान गेल्लो दुसऱ्या दिसाक लोकांक खायचे पडले आपूण एडमिट पयल्या दिसाक आपूण एडमिट 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बैन करने का ऐलान किया। 500 और 1000 के नोट बैन होने से करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए। 10 दिसंबर तक 500 और 1000 के 12,44,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा कराए जा चुके हैं। 10 दिसंबर तक 4,61,000 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि नोटबंदी की वजह से कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी खत्म हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में नोट की बरामदगी का सिलसिला अभी भी जारी है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक कार से कुल मिलाकर 15 लाख रुपए के नोट जब्त किए। इनमें से 12 लाख नई करेंसी में है। नोट के अलावा 600 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि आरोपियों का संबंध कहीं पाकिस्तान से तो नहीं। ये तीनों गुलामी वाला विलेज है आरिफ के पुलिस स्टेशन फिरोजपुर से और ये इनका अभी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई लिंक फर्दर पाकिस्तान से या कहां से है इसके बारे में पता चल सकेगा। उधर दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी एटीएस और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 18 लाख की नई करेंसी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया। नोट बैन के बाद 15 दिसंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों से 316 करोड़ की करेंसी बरामद की गई है। बरामद करेंसी में 80 करोड़ रुपए नई करेंसी में है। इसके अलावा 76 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने छापों के दौरान 2600 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया है। वैसे नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने करीब 300 जगहों पर छापेमारी की है। भारत में सरकार नोटबंदी के फैसले पर कायम है, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में नोटबंदी के बाद ऐसे हालात बने कि सरकार को अपना फैसला टालना पड़ा। वेनेजुएला सरकार ने नोटबंदी के फैसले को जनवरी की शुरुआत तक के लिए टाल दिया है। दरअसल नोटबंदी की वजह से वेनेजुएला में हालात खराब हो गए हैं। 15 दिसंबर को राष्ट्रपति निकोलस ने 100 बोलीवर के नोट को बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद जगह जगह लोग हंगामा करने लगे। दर्जनों दुकानों को लूट लिया गया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आर्थिक संकट से पहले से ही जूझ रहे वेनेजुएला के लोगों को खाने पीने की चीजें खरीदने में भी दिक्कत होने लगी। वेनेजुएला के 40% लोगों के पास बैंक खाता नहीं है। इसकी वजह से वो ऑनलाइन लेन देन भी नहीं कर सकते थे।
वेनेजुएला कच्चे तेल के मामले में अमीर देश है, लेकिन कीमत में गिरावट की वजह से यहाँ आर्थिक संकट के हालात हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में है। इस साल महंगाई दर 475% तक जा सकती है। महंगाई की वजह से 100 बोलीवर नोट की कीमत काफी कम हो गई थी। नोट की कीमत कम होने की वजह से सरकार ने 100 बोलीवर नोट हटाकर ज्यादा कीमत के नोट लाने का फैसला किया था। सरकार ने 100 बोलीवर नोट हटाने के फैसले को माफिया और स्मगलर के खिलाफ लड़ाई के लिए भी जरूरी बताया था। वेनेजुएला सरकार ने लोगों को नोट बदलने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के गुप्त चंदे पर पाबंदी लगाने की मांग की है। चुनाव में काले धन पर रोक के मकसद से चुनाव आयोग ने ये मांग की है। आयोग ने सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का गुप्त चंदा लेने से रोका जाए। राजनीतिक दलों के गुप्त चंदा लेने पर किसी तरह की संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है, लेकिन 20,000 से ज्यादा चंदा लेने पर उन्हें स्रोत बताना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग चाहता है कि अब ये लिमिट घटाकर 2000 कर दी जाए। इनकम टैक्स कानून 1961 के मुताबिक राजनीतिक दलों को चंदे पर आयकर छूट मिली हुई है। हालांकि चंदे पर टैक्स में छूट के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एक तय समय के भीतर राजनीतिक दलों को चंदे के बारे में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपनी होगी। छूट तभी मिलेगी जब राजनीतिक दल अपने खाते का चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट करवाएंगे। राजनीतिक दलों को 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम और पते का रिकॉर्ड रखना होगा। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई महिला पर 11 लोगों से शादी कर लाखों की ठगी का आरोप है। आरोपी महिला नोएडा के सेक्टर 120 में बनी आम्रपाली जोडियक सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1104 में रह रही थी। केरल पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से सोसाइटी में छापेमारी कर मेघा नाम की आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस को लाखों की ठगी के मामले में इस महिला की लंबे समय से तलाश थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आरोपी महिला के कारनामों की जानकारी तक नहीं थी। वाराणसी में इन दिनों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव चल रहा है। बीएचयू के शताब्दी साल में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। सांस्कृतिक नगरी काशी में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दौरान देश विदेश की मशहूर हस्तियां पहुंची। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमारे देश के युवा संस्कृति से दूर हो रहे हैं। जो हमारे देश का और इवन विदेशों का जो युवा, तो ऐसा एक लगता है कि वो एक कटी हुई पतंग की तरह से कहीं न कहीं उड़ रहा है। डॉक्टर चंद्रा ने युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाने की भी वकालत की। मेरा ये सुझाव रहेगा कि कुछ इस प्रकार की चीजें की जाए जिससे कि वो चीज एक साधारण भाषा में सच्चाई का, यथार्थ का पक्ष लेकर के और आज के संदर्भ में हमारे पुराने संस्कृति का क्या महत्व है, कहाँ लिंकेजेस है, उसको भी सामने उजागर करेंगे। महोत्सव के दौरान भारतीय संस्कृति को बचाने और युवाओं को संस्कृति से जोड़ने पर मंथन किया गया।